अपन अध्ययन करते हैं। आज विदेशी व्यापार की बात की जाती है और विदेशी व्यापार के संदर्भ में तथ्य देखते हैं कि विदेशी व्यापार होता क्या है और उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि विदेशी व्यापार होता क्या है। विदेशी व्यापार के बारे में अपन एक अध्ययन की बात की जाती है तो विदेशी व्यापार एक देश से दूसरे देश के साथ में यदि वस्तु और सेवाओं का लेन देन करते हैं, वस्तु प्लस सेवाओं का लेन देन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। इसको अपन एक अच्छे से समझेंगे कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार है, और विदेशी व्यापार की जब भी बात की जाती है तो इसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश के साथ में, एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं प्लस सेवाओं का आदान प्रदान करता है। यहाँ पर वस्तु और सेवाओं की बात की जाती है। एक देश दूसरे देश के साथ में वस्तु प्लस सेवाओं का आदान प्रदान करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार का अर्थ हुआ कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश से जुड़ जाना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो भारत और जापान के बीच में जो व्यापार हो रहा है इसको अपन क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। और इसके लिए अभी जो वर्तमान में काम कर रहा है वो संगठन का नाम है WTO। WTO की बात की जाती है तो उसमें WTO की जब भी अपने बात की जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उससे पहले काम करा था गेट, और गेट के बाद में अभी जो WTO आया है वो क्या क्या सजेस्ट करता है। इनके अंदर बात की जाती है कि विदेशी व्यापार की जब बात की जाती है तो इसमें सबसे पहले उत्पादन, और उत्पादन के बाद में दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है आयात और एक शब्द कौन सा आता है, निर्यात। एक शब्द आता है आयात और एक शब्द कौन सा आता है, निर्यात। यहाँ पर आयात और निर्यात की बात की जाती है तो इसमें देखा जाता है पहला शब्द अपना कौन सा है, आयात की बात करें, किसकी बात करें, आयात की बात की जाती है। और आयात जब भी प्रयोग करते हैं उसके अंतर्गत किसी देश से वस्तु खरीदना, किसी देश से वस्तु क्या है, खरीदना, वो शब्द कौन सा है, अपना है आयात। देश की बात की जा रही है, अपने देश में खरीदते हैं तो शब्द की बात की जाती है तो विदेशी व्यापार नहीं कहलाता है। किसी देश से खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है, आयात। फिर शब्दावली आती है अपनी कौन सी, निर्यात। निर्यात की बात करें तो किसी देश को किसी वस्तु प्लस सेवा, ऊपर भी वस्तु प्लस क्या है, सेवा, और सेवा की बात के बेचना, एक खरीदना और एक शब्द कौन सा है, बेचना। और बेचा जाता है वहां पर कौन सा होता है, निर्यात होता है। इसके लिए अपने यदि बात की जाती है, सेज जो होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वो भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर यदि बात की जाती है आयात और निर्यात की बात की जाती है, जब वस्तु अधिक होती है तब निर्यात करते हैं, जब वस्तु कम होती है तो क्या करते हैं, आयात। जैसे आज भारत में यदि बात की जाती है, आयात की यदि बात की जाती है तो भारत सर्वाधिक जो आयात करता है वो किसका करता है, क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की बात की जाती है तो इसमें अपन बोले तो पेट्रोल और कौन सा है, डीजल। पेट्रोल और डीजल है, इन दोनों की अपन क्या करते हैं, खरीद करते हैं, और खरीद करते हैं वो अपना क्या है, आयात। इसकी कमी है भारत में, उपभोग ज़्यादा है, उत्पादन कम है। उत्पादन यदि कम है तब अपन आयात करते हैं, और यदि उत्पादन ज़्यादा है
तो अपन क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। निर्यात की बात की जाती है तो निर्यात में वो वस्तुएं निर्यात होती है जब यहाँ पर उपभोग होने के पश्चात वस्तुएं शेष रह जाती है तो उसको अपन क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। आगे देखते हैं इसमें विदेशी व्यापार की संरचना की बात करें, और इसमें विदेशी व्यापार की संरचना क्या है कि विदेशी व्यापार की संरचना का अर्थ है आयात और निर्यात के स्वरूप, अर्थात भारत किन वस्तुओं का निर्यात तथा किन वस्तुओं का आयात करता है उनके बारे में इसमें संदर्भ में बताया गया है। आयातों की संरचना की बात करें तो पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट के आयात व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 का पियोल आयात की बात की जाती है तो कुल व्यय का 27.4% था। कुल की बात की जाती है उसका 27.4% था। वर्ष 2018-19 में एलॉय धातु, सोना, चांदी पर कुल आयात व्यय का 10% भाग था। कितना भाग था, 2018-19 की बात की जाती है और इनकी अपन बात की जाती है तो कितना भाग था, 10% क्या था, भाग था। 10% भाग की यदि बात की जाती है वही इसमें क्या था, समावेश था। आगे देखा जाने की बात की जाती है कि हाल ही के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर किया गया कुल व्यय 11.2% था, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाती है कोरोना काल के कारण, कोरोना काल की बात की जाती है 2020 और किसकी बात करें 20-21 में क्या था, कोरोना काल था। इसलिए अपन पुराने आंकड़ों के आधार पर इसकी वास्तविकता क्या करें, अध्ययन करें। जवाहरात आभूषण उद्योग की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मोती एवं बहुमूल्य रत्नों के आयात में तेजी से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मोती एवं बहुमूल्य रत्नों के आयात पर किया गया व्यय कुल आयात का 5.3% था। कुल व्यय की बात की जाती है। हीरे जवाहरात की बात की जाती है, ये भी सर्वाधिक विदेश से क्या किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं। आगे अपन यदि बात करें कि गैर विद्युतीय तथा विद्युतीकरण मशीनरी आयात व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में कुल आयातों में इसका हिस्सा 7.4% था। भारत के कुल आयात में खाद्य तेल का हिस्सा 1.9% यानी लोहे की बात की जाती है, और यहाँ पर इस्पात की बात करें तो 2.4% की बात कही जाती है। भारत के कुल आयात व्यय में उर्वरक का हिस्सा 1.3 था। और निर्यात की संरचना की बात करें तो 1960 से 61 में भारत में कुल निर्यात में कृषि संबंध वस्तुओं का हिस्सा 44% था। कितना था, 44.2% था, और जो कम होकर वर्ष 2018-19 में 11.8 रह गया है। जो आपने समझा था कि धीरे धीरे कृषि का जो हिस्सा है वो निर्यात की बात की जाती है वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि कृषि के परंपरागत जो संसाधन हैं उनकी वजह आजकल नवाचार या नवीनीकरण जो संसाधन है उस पर क्या दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। आगे अपन यदि बात करें, इसी अवधि में 1960 से 2019 तक की विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 45.9 है, जो बढ़कर 73.6 हो गया है। भारत के निर्यात के संबंध में निम्न में से बात की जाती है तो 1960 से 61 से निर्यात के सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जूट थी, जिसका कुल निर्यातों में हिस्सा 21% था, जो घटकर अब कितना रह गया, जूट की यदि बात की जाती है वर्तमान में जूट है वो 1% हो गया है। और इस जूट के बाद में 1960 से 61 की बात की निर्यात की दूसरी वस्तु की बात की जाती है वो चाय थी, और चाय की यदि बात की जाती है चाय 19.3 थी, जो वर्तमान में कितनी रह गई है, यहाँ पर 3% हिस्सा इसका रह चुका है। आगे देखने की बात करें कि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। 1960-61 में बात करें तो 3.4 हिस्सा था, लेकिन जो वर्तमान में कितना है, 28% हिस्सा हो चुका है। 2018-19 की बात करें कुल निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं का प्रथम स्थान था। हाल ही के वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। 18-19 की बात की जाती है इसमें निर्यात में कुल हिस्सा जो है वो कितना था, 14.5 था। भारत भी यदि कच्चे ऑयल का उत्पादन करने लग चुका है। इंजीनियरिंग वस्तुओं के बाद में पेट्रोलियम वस्तुओं का दूसरा स्थान है। निर्यात में यदि बात करें तो इंजीनियरिंग के बाद में क्या पेट्रोलियम वस्तुएं, उनका निर्यात सर्वाधिक हो रहा है। आगे अपन बात करते हैं और देखते हैं
कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप रसायन एवं संबंध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है। 2018-19 की कुल निर्यात आय में इनका हिस्सा 11.5 था, और जवाहरात आभूषण के निर्यात की बात की जाती है तो इनका हिस्सा है वो 12.2 था, और सिले कपड़ों की बात की जाती है इनका हिस्सा है वो कितना है 5.3 है। कपड़ों की बात की जाती है, हीरा जवाहरात की बात के आयात भी करते हैं, साथ साथ में क्या करें, निर्यात भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने की बात करें, भारत के अन्य निर्यात की बात करें जिसमें चमड़ा है, मछली है, चावल है। भारत की कुल निर्यात में चावल का हिस्सा 2.3 है। विदेशी व्यापार की दिशा की यदि बात की जाती है तो विदेशी व्यापार दिशा का अर्थ है किसी राष्ट्र का व्यापार आयात एवं निर्यात किन किन देशों के साथ हो रहा है। और देशों की बात है, भारत के आयात व्यापार की दिशा, भारत के व्यापार सहयोग की बातें 5 बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है। उन वर्गों को देखते हैं जिनमें आर्थिक सहयोग विकास संबंध है, पेट्रोलियम निर्यात की बात की जाती है, पूर्वी यूरोप की बात की जाती है, विकासशील देश की बात की जाती है और अन्य की बात की जाती है। तो यहाँ पर 1960 से 61 की बात है, तो 17-18 की बात करें, OECD की बात, देशों के साथ भारत का आयात व्यय में हिस्सा कम हुआ है, और 1960 से 61 में भारत के आयात व्यय में इन देशों के साथ हिस्सा 78% था, जो घटकर 2017-18 में 37% रह गया। लगातार जो यदि बात की जाती है कि व्यापार घाटा है, लगातार क्या हो रहा है, व्यापार घाटा है, और व्यापार घाटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब की बात की जाती है, पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा। पूर्व में घाटा ज़्यादा था लेकिन वर्तमान में घाटा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कि पूर्व को यदि देखे जाए, अनुमान की यदि बात की जाती है, आज भारत क्या कर रहा है, निर्यात ज़्यादा कर रहा है, और निर्यात अधिक होने के कारण, निर्यात अधिक होने के कारण घाटा है वो कब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। निर्यात घाटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि बात की जाती है, देखते हैं आगे, तेल निर्यातक देशों के साथ साथ भारत के आयात व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। कि यहाँ पर निर्यातक की बात, तेल की बात की जाती है तो काफ़ी वृद्धि हुई है। 1960 से 61 में भारत के आयात व्यय में इस वर्ष का हिस्सा 4.6% था, जो यहाँ पर यदि बात 1980 की बात की जाती है, 1980 से 81 में बढ़कर 27% हो गया है, और 2017-18 में हिस्सा 23.8% हो चुका है। तेल निर्यातक देशों के साथ भारत के आयात व्यापार बढ़ने का कारण तेल आयातों में क्या हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई है। तेल व्यापार की बात की जाती है और तेल व्यापार में यहाँ पर क्या हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई है। आगे देखने की यदि बात की जाती है, और यहाँ पर समाजवादी देशों के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप भारत के आयात व्यय की बात की जाती है, और 1960-61 में केवल 3.4 था, जो 1980 में बढ़कर 10.3 हो चुका है। अपन इस विदेशी व्यापार में केवल 2 शब्दावली चलती है, एक आयात और एक शब्द कौन सा है, निर्यात। यदि वस्तु कम है तो आयात, और वस्तु क्या है ज़्यादा तो क्या करोगे, निर्यात। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपन वस्तुओं के उतार चढ़ाव है उनके पैराग्राफ को यहाँ पर क्या करें, अध्ययन करें। यहाँ पर देखा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद आयात व्यय में पूर्वी यूरोप का हिस्सा कम हुआ है। पूर्वी यूरोप में भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार रूस के साथ था। सर्वाधिक यदि पूछा जाए तो या यूरोपीय कंट्री की बात की जाती है तो किसके साथ में है, यूरोप की बात कही जाती है। 2017-18 में यूरोपीय देशों के साथ भारत का आयात व्यापार घटकर मात्र 2.4 रह गया है। वर्तमान में भारत के आयात में विकासशील देशों का हिस्सा, खासतौर पर एशियाई देशों का हिस्सा पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है। आगे देखने की बात करें कि वर्ष 2017-18 के आयात व्यय में इस वर्ग का हिस्सा 44.5 हो गया। 1950 से 51 भारत के आयातों में इंग्लैंड का हिस्सा 20.8 था, जो वर्तमान की यदि बात की जाती है कि अमेरिका हिस्सा है वो 8.3 था। इस प्रकार इन देशों की बात की जाती है कि 2 देशों का देश के कुल आयातों में व्यापार का हिस्सा 39.1% था। वर्तमान में अमेरिका का प्रथम स्थान हो चुका है, और योजना काल की बातें 1952 से 2017 में भारत ने सबसे अधिक आयात वो किसको किया है, अमेरिका को। आयात तो किया अमेरिका को और निर्यात किया है, आयात की यदि बात की जाती है भारत ने सबसे अधिक आयात किया था अमेरिका से। लेकिन वर्तमान यदि बात की जाती है सर्वाधिक जो आयात है वो किससे करता है, चीन के साथ करता है। अमेरिका से भारत ने बड़ी मात्रा में पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं तथा खाद्यान्न का आयात किया। इंग्लैंड के साथ भारत का आयात व्यापार घटकर वर्ष की बात की जाती है 2017-18 में 1% हो गया है।
जापान का आयात व्यापार में हिस्सा 1950 से 1 पॉइंट था जो बढ़कर 7% हो गया, परंतु इसके बाद कमी आई और 17-18 में जापान का हिस्सा है वो भारत के साथ में कितना हो गया है, 2.7 हो चुका है। आगे बढ़ने की बात की जाती है 1950-51 में सोवियत संघ के साथ भारत का आयात नगण्य था, बाद में इसमें तेजी से वृद्धि हुई। 1984-85 में भारत के आयात में सोवियत संघ का हिस्सा बढ़कर 10.4% रह गया और भारत के आयात व्यापार में प्रथम स्थान हो गया, किंतु सोवियत संघ के विघटन होने से भारत का आयात व्यापार रूस के साथ में काफी कम हो गया। 10 राष्ट्र जिनके साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है 2017-18 की बात करें, और इनमें चीन है सर्वाधिक आयात, अमेरिका है, सऊदी अरब है, अमीरात है, स्विट्जरलैंड है, इराक है, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सी है, जर्मनी। इनके साथ में भारत का हिस्सा वो आप देख सकते हो किस प्रकार सर्वाधिक आयात है वो किसके साथ हो रहा है, चीन के साथ, और दूसरा स्थान किसका है, अमेरिका का, फिर कौन सा, सऊदी अरब की बात की जाती है। भारत के निर्यात व्यापार की दिशा में भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा OECD देशों के साथ में बात की जाती है, और 60 से 61 की बात करें तो 66.1 हिस्सा था जो 2017-18 में कितना है, 39 पॉइंट क्या है, 4। OPEC देशों के साथ भारत का निर्यात 60 से 61 की बात करें जो था 4.1 था और वर्तमान कितना हो गया है, 14% हो चुका है। आगे इसमें बात करें निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि पूर्वी यूरोपीय देश से विशेषकर सोवियत संघ के साथ हुई है। 60 से 61 का हिस्सा यदि बात करें जो अपना था 7% और वर्तमान कितना हो चुका है, 22.1%। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के कारण पूर्वी यूरोप के साथ में भारत के निर्यात है उसमें भारी क्या हुई है, कमी हुई है। 17-18 में पूर्वी यूरोप का भारत के निर्यात में हिस्सा जो 1% रह गया है, और 1% के साथ में यहाँ पर व्यापार का हिस्सा कितना रह चुका है, 7% रह चुका है। वर्ष 2017-18 में अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का भारत की निर्यात आय में हिस्सा 44.1 हो गया, जिसमें एशियाई देशों की बात करें तो हिस्सा कितना हो गया, 32.9 था। 1950-51 में भारत के कुल निर्यात में इंग्लैंड का हिस्सा 23.3 था जो अभी घटकर कितना हो गया, 3.1 हो चुका है। और सोवियत संघ के साथ भारत का 85-86 की बात की जाती है प्रथम स्थान था और अत्यधिक कमी हुई, जिसके कारण अभी हिस्सा जो है वो कितना रह गया है, 7% रह चुका है। व्यापार घाटे और व्यापार अधिशेष वाले देश यदि अपन बात करें आयात अधिक और निर्यात कम, आयात अधिक और निर्यात कम, इस स्थिति में व्यापार घाटा होता है। व्यापार, इस स्थिति की बात की जाती है, व्यापार की बात करें और व्यापार क्या होता है, घाटा। इसके लिए एक शब्द आता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन किस प्रकार संतुलन किया जाता है, इसीलिए भारत क्या कर रहा है कि इसमें निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, और इसको बोलते हैं निर्यात प्रतिस्थापन। साथ में यदि बात करें आयात की बात करें तो आयात में कमी पर क्या दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि निर्यात में वृद्धि करो और जो आयात है उसकी खपत है उसको देखते हुए उसमें क्या की जाए, कमी की जाए। किस प्रकार से अन्य संसाधन ढूंढकर आयात में हमें क्या करनी है, कमी, ताकि हमें भुगतान संतुलन और व्यापार घाटा है इसमें क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि बात करें कि व्यापार घाटे की बात है, चीन है, स्विट्जरलैंड है, सऊदी अरब है, इराक है और दक्षिण कोरिया है। इनके साथ में यदि 5 ऐसे देश जिसमें व्यापार को इसमें क्या हुआ है, घाटा हुआ है। और भारत के कुल व्यापार घाटे में सर्वाधिक योगदान चीन का है, यानी सर्वाधिक यदि पेमेंट किया वो कौन से देश को किया है, चीन की बात की जाती है। और भारत के कुल व्यापार घाटे में चीन का हिस्सा 20.3 है जो बढ़कर कितना हो चुका है, 38.8 हो चुका है। भारत के साथ व्यापार करने वाले 5 राष्ट्र जिनके साथ व्यापार करने से भारत को सर्वाधिक व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ है, यानी प्राप्ति की बात की जाती है। भुगतान शेष
किसी राष्ट्र का भुगतान शेष एक वर्ष की अवधि में शेष विश्व के साथ किए गए जाने वाले मौद्रिक सौदे का लेखा जोखा होता है। अर्थात किसी देश का भुगतान शेष उस देश अन्य देशों के साथ किए गए आर्थिक लेन देन का एक विवरण होता है। भुगतान शेष को दो खातों में लिखा जाता है, एक चालू खाता और एक कौन सा होता है, पूंजी खाता। भुगतान शेष को दो खातों में लिखते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, दोनों अकाउंट की बात की जाती है। चालू खाता व्यापार खाते में केवल वस्तुगत व्यापार है, उन्हीं को अपन शामिल करते हैं, किसमें, करंट अकाउंट की बात की जाती है। और वस्तु को व्यापार के दृश्य मध्य दिखाई जाती है। भारत का व्यापार खाता 1972-73 तथा 76 से 77 की बात की जाती है को छोड़कर हमेशा क्या है, प्रतिकूल रहा है। व्यापार खाते की प्रतिकूलता का अर्थ है निर्यात की अपेक्षा आयात का क्या है, अधिक होना। सेवाओं के व्यापार को अदृश्य व्यापार मदों का व्यापार कहा जाता है, क्योंकि बंदरगाहों पर सेवाओं की क्वांटिटी मात्रा के रूप में दर्ज नहीं की जाती है। सेवा व्यापार में भारत की स्थिति सदैव अनुकूल रही है। सेवा व्यापार की बात करें तो भारत की स्थिति क्या रही है, सदैव अनुकूल रही है। विदेशी विपणन में भी भारत की स्थिति अनुकूल रही है। भारतीय कामगारों द्वारा विदेशों में काम कर अधिक पैसा भारत में भेजा जाता है। पर्यटन तथा एकतरफा हस्तांतरण की बात की जाती है। पर्यटन तथा एकतरफा हस्तांतरण में भारत को भुगतान की अपेक्षा प्राप्तियां अधिक हुई है, किंतु व्यापार खाते की बड़ी प्रतिकूलता के कारण देश का चालू खाता है वो प्रतिकूल हो गया है। पूंजी खाते की बात है, पूंजी खाते में पूंजीगत लेन देन दिखाते हैं, जिसमें निवेश है, ऋण है, स्वर्ण का लेन देन है, स्वर्ण की बात की जाती है। इसमें लेन देन किसका है, स्वर्ण की बात की जाती है, स्वर्ण का लेन देन है शामिल कहता है। पूंजी खातों में समस्त लेन देन को शामिल करते हैं जिनकी अवधि एक वर्ष की अवधि होती है। वो लेन देन जो एक वर्ष के होते हैं उन सभी लेन देन को इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। कैपिटल अकाउंट की अपन क्या करें, चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लेखे के रूप में भारत का भुगतान शेष शून्य होता है, अर्थात सभी भुगतान सभी प्राप्तियों के बराबर होते हैं, क्योंकि भुगतान शेष के चालू खाते में जितना घाटा होता है उतना ही पूंजी खाते में आधिक्य उत्पन्न किया जाता है। किंतु व्यवहार में भारत का भुगतान शेष में घाटा, जिसका कारण व्यापार खाते की क्या है, प्रतिकूलता की बात कही जाती है। आगे देखने की बात करें, भारत में भुगतान शेष की स्थिति की बात करें तो 56-57 से बात की जाती है, 76 की बात की जाती है। तो उसमें दूसरी तीसरी अवस्था योजना की बात करें और इसमें पांचवी योजना के पहले 2 वर्ष में शामिल है। इस पूरे काल में भुगतान शेष की बात की जाती है, वो काफी प्रतिकूल रही है और देश की भुगतान स्थिति नाजुक रही है। और 76-77 की बात की जाती है, इसमें एक अच्छी स्थिति की बात की जाती है। और 4 सालों की अवधि की बात करें तो चालू खाते में घाटे के स्थान पर अधिशेष क्या था, ज्यादा था। यह अधिशेष देश की जीडीपी का 6% था तथा देश के पास विदेशी मुद्रा के भंडारण इतने थे कि देश में 7 महीने के आयातों का भुगतान कर सकता है। 7 महीने के भुगतान उसका आयात का भुगतान कर सकता है, यानी विदेशी मुद्रा है वो भारत के पास में भी क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा की बात करें तो 7 माह का क्या कर सकता है, व्यापार का भुगतान एक साथ कर सकता है। कौन, भारत। यहां पर बात है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की बात है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के पास सुरक्षित रहता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एक साथ है। परिसंपत्ति की बात क्या आती है तो यहाँ पर प्रतिभूतियों की बात की जाती है। प्रतिभूतियां अपन बोलते हैं किसको, शेयर को, इसकी बात की जाती है, शेयर या अंश की बात की जाती है। और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी अमेरिकी डॉलर का हिस्सा सर्वाधिक है। 9 नवंबर 2021 की स्थिति में अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर हो गया है। और अभी यदि बात की जाती है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया का चौथा बड़ा राष्ट्र है, यानी विश्व के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार करने में भारत का स्थान कौन सा आ गया है, चौथा आ चुका है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें चीन, जापान, स्विट्जरलैंड तथा भारत के पास है। एसटीआर की बात है, विशेष आहरण अधिकार। एसटीआर आईएमएफ के लेखे की इकाई में इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। एसटीआर केवल कागजी स्वर्ण मुद्रा कहा जाता है यदि आप भुगतान करते हो। और भुगतान के रूप में, भुगतान की यदि बात की जाती है, स्वर्ण एक मुद्रा के रूप में बात की जाती है, कागजी मुद्रा होती है, उसको एसटीआर कहते हैं। 80 से 81 से 92 से 93 की बात की जाती है और समस्या काफी गंभीर रही। इस गंभीरता को ध्यान रखते हुए वर्ष 91-92 में आर्थिक सुधार लागू किए गए और भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यदि बात की जाती है 1991 और 92 की बात की जाती है तो भारत के पास केवल 7 दिन का भुगतान शेष बचा था। और 7 दिन का भुगतान शेष बचा था। और यहाँ पर विश्व बैंक है,
विश्व बैंक की बात की जाती है, और विश्व बैंक है वो भारत को ऋण नहीं दे रही थी, और ऋण नहीं देने के कारण भारत को एक नीति थी LPQ के स्थान पर भारत अभी अपना रहा है LPG। यहां पर यदि बात करें लाइसेंस, परमिट, कोटा, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, और यहाँ पर लाइसेंस, परमिट क्या था, कोटा। इसके स्थान पर जो वर्तमान चल रहा है वो व्यापार अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। कौन सी नीति है? LPG की बात की जाती है, इसमें उदारीकरण, निजीकरण और क्या है, वैश्वीकरण है। 93 से 94 की बात की जाती है। भुगतान से स्थिति में काफी सुधार हुआ। चालू खाते घाटा जो था 92-93 GDP का 1.7% था, जो घटकर 4% हो गया। 2001 से 2 में चालू खाते में अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 7% था। 2003 में 1.3 था, 2003-04 में बढ़कर 2.3% हो गया। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार 3 वर्ष तक चालू खाते में अधिशेष मिला है, यानी व्यापार में पैसे अधिक मिले हैं। वर्ष 2011-12 में भारत के भुगतान शेष की स्थिति काफी बिगड़ गई है, जिसका मुख्य कारण तेल आयात है। मेन क्या है? तेल आयात, और साथ साथ में क्या है? स्वर्ण आयात। इन दोनों की बात की जाती है। 2012-13 में चालू खाते का घाटा बढ़कर 88,163 मिलियन डॉलर हो गया, और अवधि की बात की जाए तो 195 मिलियन डॉलर की बात कही गई है। व्यापार शेष में घाटे की भरपाई करने में हेतु अदृश्य मदों को प्रभावी भूमिका रही है। अदृश्य मदों से प्राप्ति में वृद्धि के मुख्य कारण है गैर संसाधन सेवा प्राप्ति की बात कही जाती है। जहां तक गैर संसाधन सेवा प्राप्तियों का संबंध है, उनमें सॉफ्टवेयर सेवा की बात की जाती है। 2003-04 से 17-18 के बीच सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में 12.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 72.2 बिलियन डॉलर रह गई है। जहां तक निजी अंतरणों का संबंध है, उसमें मुख्य हिस्सा कामगारों का विप्रेषण की बात की जाती है। भारत विश्व का सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश हो गया है। 17 में भारत को 68.9 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई है। आगे की बात की जाती है, इस वर्ष दूसरा स्थान चीन का था, जिसमें 64 बिलियन डॉलर की विपणन क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के उपाय क्या है? निर्यात में वृद्धि करना, आयात में कमी करना, आयात प्रतिस्थापन, अवमूल्यन की बात है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन है, और विदेशी क्या है? ऋण है। ये सभी क्या है? इसके भुगतान शेष की प्रतिकूलता के क्या है? दूर करने के क्या है? उपाय है। आगे अपन बात है अवमूल्यन है। अब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्रीय मुद्रा से क्या करता है? कम। यदि मान लिया जाए अमेरिका है, और अमेरिका का मूल्य तो क्या है? ज्यादा, और भारत का क्या है? कम, और भारत इसमें और ही कमी करता है, उसको क्या करते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। और अवमूल्यन होने से जैसे अमेरिका डॉलर, भारतीय रुपए की बात की जाती है। यदि भारत अपनी मुद्रा का अभी यदि बात की जाती है 81 रुपये डॉलर की बात की जाती है, भारत की बात करें अवमूल्यन कर देता है, और यहाँ पर इनकी विनिमय दर $1 की कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसके निर्यात बढ़ जाते हैं तथा आयात घट जाते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाती है अवमूल्यन करता है तो निर्यात बढ़ते हैं, और साथ साथ होता क्या है? आयात क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। क्योंकि निर्यात इसलिए बढ़ते हैं कि भारत में पूंजी जो कम देनी पड़ेगी, और वस्तु क्या खरीदेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। अवमूल्यन करने से राष्ट्र को निर्यात सस्ते तथा आयात महंगे हो जाते हैं। इसी कारण अवमूल्यन करने से देश के निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। 1949, 66, 91 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, और 91 में मुद्रा का अवमूल्यन 2 बार अवमूल्यन किया गया है। भारत ने जुलाई 1991 5 प्रमुख मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर, इंग्लैंड पाउंड की बात की, फ्रांस का फ्रैंक, जर्मनी के मार्क, जापान के येन के सापेक्ष रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन 18 से 19% की बात कही जाती है। आगे देखते हैं आयात प्रतिस्थापन। आयातित वस्तु की स्थापना, वस्तु या वैकल्पिक वस्तु का उत्पादन कर लेना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन करके कोई राष्ट्र अपने आयात को कम कर सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश से जितनी अधिक वृद्धि देश के विकास में प्राप्ति में हुई है, उसी प्रकार पोर्टफोलियो निवेश की बजाय एफडीआई में वृद्धि करना अधिक अच्छा रहता है, क्योंकि एफडीआई की वृद्धि देश में उत्पादन तथा रोजगार दोनों बढ़ाती है। एफडीआई अपन बोलते हैं विदेशी पूंजी निवेश को कहते हैं। विदेशी निवेश यानी किसकी? पूंजी, उसको अपन एफडीआई कहा जाता है। और इसमें वृद्धि होने से 2 चीजों वृद्धि हो रही है, एक उत्पादन में और एक इसमें हो रही है रोजगार में क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे देखने की बात करें, व्यापार युक्ति संबंधित मुद्दे हैं। व्यापार युक्ति के 2 भाग हैं, एक है बाह्य उन्मुख युक्ति, एक अंतरामुक्त युक्ति।
बाह्य की यदि बात की जाए तो इसमें निर्यात संवर्धन पर जोर देती है, जबकि अंतर्मुखी होती है वो आयात प्रतिस्थापन पर क्या देती है, बल। लेकिन भारत बल किस तहत निर्यात संवर्धन की बात कही जाती है। अंतर्मुखी युक्ति के अंतर्गत वाणिज्यिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां, विनिमय नीति की बात की जाती है। जिन देशों में इन नीतियों का पालन किया गया है उनमें घरेलू उद्योगों को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया गया है, उनको अत्यधिक संरक्षण क्या दिया गया है, प्रदान किया गया है। आगे अपन बात करें आयातों, विदेशी निवेशों व कड़े नियंत्रण रखे गए तथा विनिमय दरों पर अधिक ऊंचा रखा गया है। इसके विपरीत जिन देशों में बाह्य उन्मुख युक्तियां अपनाई गई है उनमें आयातों पर नियंत्रण व प्रशुल्क कम है, विदेशी निवेश पर रोक कम है तथा विनिमय की जब भी बात की, शब्द जो आपका है विनिमय अपन यदि बोलते हैं, विनिमय जो एक भाषा होती है, लेन देन की भाषा है, उसके रूप में अपन क्या करते हैं, प्रयुक्त किया जाता है। आर्थिक आयोजन के आरंभिक दशकों में भारत से अत्यधिक उन्मुख व्यापार युक्ति को अपनाया गया। इस युक्तियों को अपनाने के पीछे यह तर्क था कि इससे आयात प्रतिस्थापन, किसकी बात हो रही, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा तेजी से औद्योगिकरण हो सकता है और साथ में विदेशी मुद्रा की क्या हो सकती है, बचत हो सकती है। विदेशी विनिमय प्रबंध की बात है, भारत सरकार ने जुलाई 1991 से व्यापक पैमाने की बात करें और उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को अपनाया, जिससे आर्थिक सुधारों का नाम दिया गया। ऐसी स्थिति में भारत को रुपए की विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया गया। सरकार का विनिमय दर पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, सरकार का नियंत्रण की बात की जाती है और कोई नहीं रहा। और यदि बात की जाती है कि वर्तमान में सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को और आयात की बात करें तो किसमें है, चीन से। आयात और किसकी बात करते हैं, निर्यात। विदेशी व्यापार के संदर्भ में अपन ने क्या की है, चर्चा की है। बाकी देखते हैं फिर।